तृतीय वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्लास में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है बाजार विभक्तिकरण की व्यूह रचनाएँ। स्ट्रेटेजीज ऑफ मार्केट सेगमेंशन। एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत जब निर्यातक विदेशों में बाजार विभक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाता है उसके बाद वह यह तय करता है कि कौन सी व्यूह रचना वहाँ पर अपनानी है। व्यूह रचना यानी जो प्रतिस्पर्धी जिस उत्पाद को वहाँ पर उन बाज़ारों में बेच रहे हैं उसी उत्पाद को जब निर्यातक बेचना चाहता है तो वह प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार से विजय पाए या उसके उत्पाद की किस प्रकार से ज़्यादा सेल हो, विक्रय हो और वह अपने उद्देश्यों को या लाभों को प्राप्त कर सके। इसके लिए एक निर्यातक द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाएँ अपनाई जाती है। बाजार विभक्ति के अंतर्गत जब बाजारों को विभिन्न खंडों में बांट दिया जाता है तो 3 प्रकार की व्यूह रचनाएँ अपनाई जाती है। सबसे पहली है अभेदित या विभेद विभिन्न विपणन व्यूह रचना, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रेटेजी। इस व्यूह रचना के अंतर्गत कंपनियां बाजार खंडों की पहचान बिना ग्राहकों के ही कुछ समान विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को बनाती है और उन बाजारों में वस्तुओं का विक्रय करती है। अर्थात इसमें उत्पादक एक ही वस्तु का उत्पादन करता है और एक ही विपणन कार्यक्रम के द्वारा अपने ग्राहकों को आकर्षित करके वस्तु का विक्रय करता है। भारत में अधिकांशतः अभेदित विपणन व्यूह रचना को अपनाया जाता है। जैसे सिगरेट के ब्रांड्स की विभिन्नता होते हुए भी सभी सिगरेट कंपनियां एक ही प्रकार की सिगरेट बनाती है। समान लंबाई, सफ़ेद पेपर में लिपटी हुई, समान जर्दे का प्रयोग या समान उपयोगिता या समान रूप से हल्के प्रकार की पैकेट्स या पैकिंग में, और विज्ञापन में भी एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार से कोका कोला और एनासिन आदि उत्पाद भी बिक्री के लिए भी इसी प्रकार की व्यूह रचना को अपनाते हैं। अभेदित व्यूह रचना जिसमें एक ही ब्रांड की वस्तु बनाई जाती है, इसमें ऐसा विपणन कार्यक्रम बनाया जाता है जो वस्तु के प्रति क्रेता की व्यापक संख्या को आकर्षित करता है। इसमें वस्तु की विभिन्नताओं पर ध्यान न देकर समान आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। बाजार में समस्त ग्राहकों के लक्षणों, विज्ञापन, सामान्य विपणन साधनों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण बाजार में ग्राहकों की मांग समान प्रकार की वस्तुओं की होती है, मूल्य स्तर भी समान होता है। अवैवित या विभेद रहित विपणन योजना के अंतर्गत निम्न लाभ है। इस व्यूह रचना से निर्यातक के उत्पादन लागत में कमी आती है, उसके उत्पाद संबंधी खर्चे भी कम होते हैं क्योंकि बाजार विभक्तिकरण में विपणन अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यातायात लागतें, विज्ञापन लागतें व वस्तु की बनाने की जो लागत है उसमें भी कमी आती है। इसमें फर्म को बड़ी छूटें मिलती है। इसमें संवर्धनात्मक खर्चे भी कम आते हैं। लेकिन इस व्यूह रचना की कुछ हानियां हैं। यह व्यूह रचना तभी सफल हो सकती है जब आधुनिक युग के क्रेताओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए। इसमें समस्त क्रेताओं की इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। यह व्यूह रचना थोड़ी जोखिम भी है क्योंकि यह समस्त उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसमें बाजार खंडों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और छोटे छोटे बाजार खंड इससे अप्रभावित रहते हैं। इसमें सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक ही प्रकार की व्यूह रचना बनाई जाती है। यह उपभोक्ता अभिमुखी बाजार में अच्छा परिणाम नहीं देती है। दूसरी जो एक निर्यातक द्वारा बाजारों में बाजार विभक्तिकरण की व्यूह रचना अपनाई जाती है वह है भेदित या विखंडीकृत विपणन व्यूह रचना, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें निर्यातक द्वारा बाजारों को विभिन्न खंडों में बांट दिया जाता है और अलग अलग बाजारों के लिए अलग अलग विपणन व्यूह रचना अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत अलग अलग बाजारों को ध्यान में रखकर उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ग्राहकों के वर्गों की विशेषताओं के आधार पर सभी बाजारों को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है और उनके अनुरूप उत्पाद का विक्रय किया जाता है। जैसे गोल्डन टोबैको कंपनी लिमिटेड अलग अलग प्रकार की सिगरेट की अलग अलग वैरायटी कंपनियां बनाती है। रेक्सोना, लाइफ बॉय, ये जो इस प्रकार के साबुन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अलग अलग नाम से रेक्सोना, लाइफ बॉय, लिरिल, प्रियर्स नाम से विभिन्न प्रकार के साबुन का विक्रय किया जाता है।
इस व्यू रचना में अलग अलग बाजार होते हैं, बाजारों के अनुरूप उत्पाद पंक्ति या प्रोडक्ट लाइन होती है, बड़े पैमाने पर विक्रय किया जाता है। यह ग्राहक अभिमुखी व्यू रचना है और इसमें अलग अलग बाजारों के लिए निर्यातक द्वारा अलग अलग विपणन कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इस व्यू रचना के अंतर्गत उत्पाद निर्माण के कारण, अनेक प्रकार के उत्पाद निर्माण के कारण अधिकतम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उनकी विभिन्न विभिन्न आय के अनुरूप अलग अलग क्वालिटी के उत्पाद बनाए जाते हैं और विभिन्न बाजारों में बेचे जाते हैं। इस व्यू रचना से विक्रय मात्रा में वृद्धि होती है। अलग अलग बाजारों के अनुरूप वहाँ की विक्रय का पूर्वानुमान लगाकर संपूर्ण बाजार में विपणन कार्यक्रम चलाया जाता है। यह व्यू रचना ग्राहकोन्मुखी है और लक्ष्य बाजार में वस्तु का विक्रय करने से संस्था की छवि व ख्याति में भी वृद्धि होती है। इस व्यू रचना के अंतर्गत कंपनी को कुछ हानियां भी है, जिसके अंतर्गत लागत, कभी कभी लागत अधिक आती है उत्पादन की प्रति इकाई, क्योंकि कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं बनाई जाती है। अनुसंधान के खर्चों में वृद्धि होती है। अलग अलग खंडों में विज्ञापन करने से विपणन व्यय भी अधिक होता है। संवर्धन लागतें बढ़ जाती है। विक्रय पूर्वानुमान, नियोजन और वितरण माध्यम की भी अलग अलग आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी यह ग्राहक या उपभोक्ता उन्मुखी होने के कारण यह एक उपयुक्त व्यू रचना है। तीसरी जो व्यू रचना है वह संघ केंद्रित विपणन व्यू रचना या कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस व्यू रचना के अंतर्गत जैसा कि बड़े बाजार की अपेक्षा छोटे बाजारों या कुछ उप बाजारों में ही उस उत्पाद या निर्यातक द्वारा अपने उत्पाद को बेचा जाता है। इसमें कुछ ही क्षेत्र में यह शक्ति केंद्रित करनी पड़ती है ताकि एक अच्छी बाजार स्थिति को प्राप्त किया जा सके। जैसे रमेश बुक जैसे किसी भी पब्लिशर द्वारा एक यूनिवर्सिटी विशेष या एक विषय विशेष की ही पुस्तकें बनाना। इस बाजार के अंतर्गत कुछ या विशेष बाजार पर ध्यान दिया जाता है। संस्था द्वारा उत्पादन एक ही प्रकार का उत्पादन किया जाता है और जिन बाजारों को चुना जाता है उनकी आवश्यकताओं या उन पर अनुसंधान करके वहाँ की सारी जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। इस व्यू रचना के कारण संस्था की ख्याति बढ़ती है, क्योंकि बाजार सीमित होने के कारण क्रेताओं को आवश्यकताओं और विशेषताओं को संतुष्ट किया जाता है। बाजार खंड का चुनाव ठीक करने पर ही लाभ की उचित दरें प्राप्त की जाती है। उत्पादन व वितरण लागत कम आती है और एक शक्तिशाली विशेष बाजार में संस्था की छवि व ख्याति बढ़ जाती है, क्योंकि वह ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाता है। लेकिन इसकी कुछ हानियां हैं। इसमें यदि हम सही बाजार का चुनाव न कर सके तो एक संस्था या निर्यातक अपने लाभों को प्राप्त नहीं कर पाएगा या अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बाजार विभक्तिकरण की इस व्यू रचना में जोखिम अधिक है, क्योंकि सीमित बाजार खंडों में ही वस्तु का विक्रय किया जाता है और इसमें चुने गए बाजार खंडों में यदि प्रतिस्पर्धा अधिक हो तो भी संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तो यह है बाजार विभक्तिकरण की व्यू रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे बाजार विभक्तिकरण के आवश्यक तत्व। जब एक निर्यातक द्वारा बाजार खंडों में विभिन्न बाजारों को बांट दिया जाता है और उनके अनुरूप वस्तुओं का उत्पाद विक्रय विपणन किया जाता है तो वहाँ क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। उसमें सबसे पहले है मापने योग्य या मेजरेबल। जिस बाजार का चयन निर्यातक द्वारा किया गया है वह मापने योग्य होना चाहिए, अर्थात वहाँ जो ग्राहकों की संबंध में जो सूचनाएं वह सूचनाएं सही होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। जैसे ग्राहकों की आय, उनकी आयु, उनकी लिंग, ताकि उनके अनुरूप बाजारों का निर्माण किया जा सके और उत्पाद का विक्रय किया जा सके। दूसरी जो बाजार विभक्तिकरण के लिए आवश्यक चीज़ है वह है सुगम पहुंच या इजी एक्सेसिबिलिटी। इसके अंतर्गत ऐसे बाजारों का चयन किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम व्यय पर सभी बाजार खंडों में पहुंचा जा सके, वितरण लागत कम हो, वितरण माध्यम आसानी से उपलब्ध हो सके। तीसरा है बाजार खंडों का उचित आकार। न तो बाजार खंड छोटे होने चाहिए, न बाजार खंड या बाजार बड़े होने चाहिए। ज़्यादा बड़े होने पर विपणन कार्यक्रम का खर्चा भी अधिक आएगा और लाभ भी प्राप्त नहीं होंगे। जो बाजार चुने गए हैं वो व्यावहारिक होने चाहिए। जहां हमने जो नीतियां बनाई हैं वह उनका क्रियान्वयन व्यावहारिक रूप से होना चाहिए, तभी संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी। संस्था की क्षमता के अनुरूप कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। विपणन कार्यक्रम भी इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि उनका मितव्ययितापूर्ण संचालन हो सके। यदि वे अधिक हो गए और लाभ कम हुए तो संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से विभिन्न बाजारों में जो भी उत्पाद
बेचा जा रहा है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको पहचाना जा सके, वह विभेद करने योग्य। प्रत्येक बाजार खंड की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। कौन से बाजार खंड में क्या शामिल करना, यह स्पष्ट होना चाहिए। और विभिन्न बाजार खंडों के अंतर्गत घटकों का समान प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बाजार विभक्तिकरण के अंतर्गत बाजार का प्रत्येक खंड प्रत्येक रूप से पहचानने योग्य एवं एक दूसरे से विभेद करने योग्य होना चाहिए। तभी बाजार खंडीकरण का जो हमारा उद्देश्य है वह सफल होगा और संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगी।